हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग रीजनिंग के जिस नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर कैलेंडर। और आज की जो क्लास है, ऐसे विद्यार्थी जो 2023-24 के लिए बीएसटीसी और पीटीटी परीक्षा के एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह बेहद खास है। तो बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूं आज के हमारे सेशन की, जिसमें हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कैलेंडर को लेकर। तो कैलेंडर के अंदर प्यारे दोस्तों हम लोग आज की इस क्लास में किन किन बातों का अध्ययन करेंगे, एक बार वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूँगा। तो जिन टॉपिकों का अध्ययन हम लोग आज की क्लास में करेंगे उनका विवरण आपके सामने इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैलेंडर क्या होता है, ठीक है, बेसिक सा प्रश्न है। और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि सामान्य वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, सौर वर्ष क्या होता है, इनके बीच में दिनों का अंतर किस प्रकार से हम लोग निर्धारित करेंगे, शताब्दी वर्ष क्या होती है, इन सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर हमारे सामने रहा उसमें हमने बात की दोस्तों कि कैलेंडर क्या होता है। आपको मालूम है, अगर मैं कैलेंडर की यहाँ पर बात करूँ तो कैलेंडर एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से दिन, एक हो गया हमारा यहाँ पर महीना और एक हो गया हमारा वर्ष, इन चीज़ों को क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर दर्शाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे। क्लियर। सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो आप कहोगे सर कैलेंडर एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा एक तो आ गया हमारा दिन, एक आ गया हमारा महीना और एक आ गया हमारा वर्ष। ठीक है, इनको बताओ क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो सबसे पहले यहां हमने एक छोटी सी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अगर कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर एक ऐसा साधन होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दिन, महीना और वर्ष को यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे ऑर्डिनरी ईयर यानी एक सामान्य वर्ष जिसको हम लोग सिंपल ईयर कहेंगे, उसके बारे में ध्यान रखना आप लोग। कोई सा भी वर्ष हो, उस वर्ष में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए उस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार नहीं गया तो इसका मतलब वह वर्ष हमारा कैसा होगा, एक सामान्य वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर होगा। तो सीधा सा इसका तात्पर्य यह बनता है दोस्तों कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो, अर्थात जिसमें 4 का भाग पूरी बार नहीं जाए, उसे बताओ क्या कहा जाता है, सामान्य वर्ष यानी ऑर्डिनरी ईयर के नाम से उसको जाना जाता है। अगर यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले सामान्य वर्ष, ठीक है, 4 का भाग पूरी बार नहीं जाएगा। एग्जाम्पल आपने लिया 1971। आप कहोगे सर 1971 के अंदर अगर हम लोग 4 का भाग देंगे तो वो पूरी बार नहीं जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपने लिया 1999, ठीक है, एक आपने लिया 2001, एक हो गया आपका 2002, 2003, ठीक है, इसी प्रकार मान लीजिए 2009, 2017, अभी वर्तमान में चल रहा है आपका 2023, ये भी क्या हमारा एक साधारण वर्ष है। तो जितने भी वर्ष यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी सामान्य वर्ष है, क्योंकि इनके अंदर 4 का भाग पूरी बार नहीं जा रहा। ठीक है, सामान्य वर्ष की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग याद रखना दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछेगा दिनों की संख्या। तो देखो, सामान्य वर्ष के अंदर दिनों की संख्या हमारे पास कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 365 इसमें दिन होते हैं। और दूसरी बात,
अगर मान लीजिए 365 के अंदर हम लोग क्या करें 7 का भाग दें। 7 का भाग यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि एक जो हमारा पूर्ण चक्र होता है जिसको हम लोग सप्ताह नाम देते हैं, उसमें टोटल दिनों की संख्या बताओ कितनी होती है 7, और प्रत्येक 7वें दिन के बाद में अगला जो दिन है वो हमारा क्या हो जाता है, वहाँ पर रिपीट हो जाता है। ठीक है, अगर 365 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा, 52 बार जाएगा। ठीक है, 52 बार तो हमारा भाग जाएगा। और शेषफल की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तो बताओ शेष हमारा क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके सामने दोस्तों दो चीज़ें निकल के आएगी। पहली चीज़ 365 में 7 का भाग बताओ कितनी बार गया, 52 बार। इसका मतलब आप कहोगे सर 52 तो क्या होंगे, सप्ताह होंगे। ठीक है, एक जो हमारा साधारण वर्ष होगा उसमें सप्ताहों की संख्या कितनी होगी बताओ 52। एक वो आपसे पूछेगा बताओ विषम दिन कितने होंगे, तो आप कहोगे सर जिसको हम लोग ऑड डेज के नाम से जानेंगे, यानी विषम दिन। तो बताओ विषम दिन की जो संख्या है वो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगी, 1। क्लियर। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे, आप लोग ध्यान रखना, जो हमारा सामान्य वर्ष होता है उस सामान्य वर्ष के अंदर जो फरवरी का महीना होता है, इस फरवरी के महीने में बताओ कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे 28 दिन होते हैं। ठीक है, एक बार मैं वापस इसका थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन करवाना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले हमने पढ़ा सामान्य वर्ष, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो उसे सामान्य वर्ष कहा जाता है, इसे ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ी, जितने भी एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी किसके एग्जाम्पल है, सामान्य वर्ष के एग्जाम्पल हैं। सामान्य वर्ष के अंदर दिनों की संख्या होती है 365, एक सप्ताह में दिनों की संख्या होती है 7। अगर 365 में 7 का भाग देते हैं तो वो 52 बार जाता है, यानी 52 तो सप्ताह होते हैं, और एक हमारे पास में क्या बच जाता है, शेष, जिसे विषम दिन के नाम से जाना जाता है। और अगर फरवरी के महीने की हम लोग बात करें तो बताओ फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर उसमें 28 दिन होते हैं हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद देखो सामान्य वर्ष के बाद में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, तो आप कहोगे लीप वर्ष के बारे में। आपने पढ़ा लीप वर्ष, और लीप वर्ष को हम लोग बताओ किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे इसे अधिवर्ष के नाम से भी जाना जाता है। यह हो गया हमारा अधिवर्ष। अब हमारे पास में बात आती है कि सर अधिवर्ष का यहाँ पर क्या तात्पर्य है। तो जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई वर्ष है, उस वर्ष को आपने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, यानी उसमें आपने 4 का भाग दिया और 4 का भाग पूरी बार चला गया। तो अगर किसी वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा तो इसका मतलब वह हमारा क्या कहलाएगा, अधिवर्ष कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पर देखना चाहो तो मान लीजिए मैंने छोटा ऐसा एग्जाम्पल लिखा 2008, फिर मैंने कहा 2012, फिर मैंने कहा 2016, 2020, आने वाला होगा 2024। जितने भी वर्ष आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी लीप वर्ष है, क्योंकि इनके अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता है। अर्थात ये 4 से क्या हो रहा है बताओ, पूर्णतया विभाजित हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँगा लीप वर्ष की। अगर हम लोग बात करें तो आप लोग ध्यान रखना, ये 4 साल में 4 साल में एक बार आता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, लीप वर्ष बताओ कितने साल में एक बार आएगा, आप कहोगे सर 4 साल में एक बार आएगा। लीप वर्ष में अगर दिनों की संख्या की बात करें तो बताओ वो कितनी होती है, 366। इसका मतलब आपने कहा कि सर जब सामान्य वर्ष की बात करी थी तो उसमें दिनों की संख्या बताओ कितनी थी, 365, लेकिन यहाँ पर एक दिन बढ़ गया। एक दिन मतलब बताओ कितने साल में बढ़ रहा है, तो आप कहोगे सर एक दिन की बढ़ोतरी हुई यहाँ पर 4 साल में। इसका रीजन क्या हुआ, सामान्य वर्ष की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें एग्जिट दिनों की संख्या होती है हमारे पास में 365 सही 1/4। अब ये जो शेष आपको 1/4 जो दिखाई दे रहा है, ये 1/4 जब 4 साल में जुड़ता है तो 1/4 4 साल में जुड़कर बताओ पूरा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है।
आपको पता है 1/4 में 1/4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1/2, और 1/4 में 1/4 को जोड़ेंगे तो 1/2। 1/2 का मतलब क्या होगा आधा, आधा में आधा जोड़ दिया तो पूरा क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस प्रकार लीप वर्ष में दिनों की संख्या बताओ कितनी होती है 366। अगर 366 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो आप कहोगे 52, तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएंगे सप्ताह है। यानी बताओ कितनी बार भाग जाएगा 52 बार। और अगर शेष की बात करेंगे यानी हम लोग बताओ किसके बारे में विषम दिन के बारे में, तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो हमारे पास में विषम दिनों की संख्या होगी बताओ वो कितनी होगी, तो आप कहोगे 2। ठीक है, अब ये जो एक दिन बढ़ेगा वो कौन से महीने में जुड़ेगा, तो सीधी सी बात है फरवरी के महीने में। यानी फरवरी का जो महीना होता है दोस्तों उसमें लीप वर्ष में कितने दिन होंगे 29 दिन। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक हमने बात करी यहाँ पर सामान्य वर्ष को लेकर, एक हमने बात करी यहाँ पर लीप वर्ष को लेकर। इसी प्रकार देखो एक और चीज़ हमारे पास में यहाँ पर काम में आती है और उसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ सौर वर्ष को लेकर। ध्यान से समझिएगा सौर वर्ष का मतलब क्या होता है। देखो आपको मालूम है अगर हमारे सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल का जो केंद्र है वो किसको माना गया है बच्चों, यहाँ पर सूर्य को माना गया है। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह क्या करते हैं चक्कर लगाते हैं, और विभिन्न ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी की बात करें तो वो भी क्या एक ग्रह है। ठीक है, अब देखो हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उस समय को सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक सौर वर्ष अगर यहां पर बात करें हम लोग किसकी एक सौर वर्ष की, तो एक सौर वर्ष में देखो कितना समय होता है, तो आप कहोगे सर 365 दिन। 365 दिन हो गए 5 घंटे। ठीक है, 48 मिनट और 47.5 या कह दो 47 सही 1/2 यानी 47.5 सेकेंड। ठीक है, एक सौर वर्ष में बताओ कितना समय होता है, तो आप कहोगे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का यहाँ पर क्या होता है बताओ समय होता है। तो सिंपल सी बात हमारे सामने ये निकल के आई कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है वह एक सौर वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर किन बातों के बारे में चर्चा करी, तो आप कहोगे सबसे पहले हमने जाना कैलेंडर क्या है, तो हमने पढ़ा कि कैलेंडर दिन महीना और वर्ष को दर्शाने का क्या होता है एक साधन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी सामान्य वर्ष ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा लीप वर्ष क्या होता है, एक हमने बात करी यहाँ पर सौर वर्ष क्या होता है। अब देखो एक और चीज यहाँ पर आपके सामने निकल के आती है कि एक सामान्य वर्ष में बताओ दिनों की संख्या कितनी होती है 365, वह सौर वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। इनके बीच का जो अंतर है अगर हम लोग दिनों में निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0.2422 दिन, और अगर वैसे आप लोग देखना चाहोगे तो सीधा सा आ जाएगा आपके पास में 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। ठीक है, ये चीज आप लोग यहां पर याद रखोगे। क्लियर। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे देखो शताब्दी वर्ष को लेकर। शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है दोस्तों एक ऐसा वर्ष जो 100 से क्या हो पूर्णतया विभाजित हो, अर्थात ऐसा वर्ष जिसके अंदर 100 का भाग पूरी बार जाना चाहिए। ठीक है, शताब्दी का मतलब क्या होता है दोस्तों 100 वर्ष। 100 वर्षों का मतलब होता है एक शताब्दी,
और अगर मान लीजिए आपने किसी वर्ष में 100 का भाग दिया और अगर 100 का भाग उसमें पूरी पूरी बार चला गया तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, हमारा शताब्दी वर्ष के नाम से जाना जाएगा। इसी के बाद हम लोग बात करेंगे लीप शताब्दी का मतलब क्या होता है। तो देखो एक बात आप लोग मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, हमने बात करी 1500, फिर मैंने लिखा 1600, फिर मैंने लिखा 1700, उसके बाद में देखो आया 1800, यह आ गया आपका 1900, और बताओ ये कितना आया 2000। आप लोग गौर से देखोगे तो एक चीज यहां पर आपको दिखाई देगी कि सर सभी है ना किससे पूर्णतया विभाजित है, 100 से पूर्णतया विभाजित है। इसका मतलब ये बताओ क्या कहलाएगी, शताब्दी वर्ष के नाम से जानी जाएगी। लेकिन 1600 की अगर बात करेंगे तो 1600 बताओ हमारा किससे विभाजित होगा, पूर्णतया 400 से। और इसी प्रकार 2000 की अगर बात करेंगे तो 2000 ही बताओ हमारा किससे पूर्णतया विभाजित होगा, 400 से। तो कहने का मतलब हो गया ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो। क्या कहा मैंने आपसे, एक ऐसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो उसे लीप शताब्दी के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, लीप शताब्दी, और ये भी हमारा क्या बताओ, एक लीप शताब्दी। ठीक है, ये दो चीजें भी आप लोग यहां से विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। क्लियर दोस्तों। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष। वह वर्ष जो 100 से पूर्णतया विभाजित हो उसे शताब्दी वर्ष कहा जाता है। और यदि शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतया विभाजित होता है तो उसे लीप शताब्दी कहा जाता है, अन्यथा वह साधारण शताब्दी के नाम से जानी जाती है। जैसे ये 1500, 1700, 1800, 1900 ये क्या है, हमारी एक साधारण शताब्दियां है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, लीप शताब्दी हमारा कंप्लीट हो गया। एक चीज हमारे पास में आती है, 2 अधि वर्षों के बीच समय अंतराल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अधिकांश विद्यार्थी इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूजन में रहते हैं। बहुत काम की चीज है, थोड़ा सा आप लोग गौर से समझना। देखो मैंने आपसे क्या कहा, 2 अधि वर्षों के बीच। अच्छा, अधि वर्ष का मतलब क्या हो गया, आप कहोगे सर लीप वर्ष की बात की जा रही है। तो 2 लीप वर्षों के बीच जो समय अंतराल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। लेकिन ध्यान रखना कुछ स्थितियां ऐसी होगी जिनके अंदर समय अंतराल कितने वर्ष का भी मिलेगा, आपको 8 वर्ष का भी मिलेगा। यानी 2 लीप वर्षों के बीच में आपको 8 वर्ष का अंतराल भी दिखाई देगा। वैसे तो सामान्यतः अगर हम लोग देखेंगे तो कितने वर्ष का अंतर आएगा, 4 वर्ष का अंतर आएगा 2 लीप वर्षों के बीच में। लेकिन 8 वर्ष का अंतर देखिए कौन सी स्थिति में आएगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया कि 1896 के बाद में अगला अधि वर्ष कौन सा होगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, 1896 है, 1896 के बाद में आएगा देखो 1897, इसके बाद में आएगा बताओ 1898, इसके बाद में आएगा देखो 1899, और इसके बाद में बताओ कितना आएगा 1900। फिर आएगा हमारा 1901, 1902, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखो किसकी, 1903 की। एक आएगा हमारा 1904। तो आपने क्या देखा, यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि सर ये जो 1900 आ रहा है, ये 1900 हमारी क्या है बताओ, शताब्दी है। अब 1900 हमारी शताब्दी है। क्या ये जो 1900 है वो बताओ 400 से पूर्णतया विभाजित होता है क्या? तो आपका जवाब आएगा सर ये 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होता। अगर यार ये 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं हुआ तो इसका मतलब ये लीप शताब्दी नहीं हो सकती, ये लीप शताब्दी नहीं है। अगर ये लीप शताब्दी नहीं है तो बताओ फिर लीप शताब्दी कौन सी होगी, 1904, क्योंकि 1904 किससे विभाजित होता है, 4 से पूरी बार क्या होता है, विभाजित होता है। तो 1996 के बाद में आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कहने का मतलब ये हो गया 2 लीप वर्षों के बीच वैसे सामान्यतः 4 वर्षों का अंतर होता है, लेकिन अगर
मान लीजिए बीच में अगर एक क्या आ जाए, साधारण शताब्दी आ जाती है, तो उस स्थिति में फिर कितने वर्षों के बीच का अंतर होता है? तो आप कहोगे सर 8 वर्षों के बीच का क्या होगा? अंतर होगा। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहां जितनी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही थी उन सब चीजों का हमने अध्ययन कर लिया। इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो हमारा नया टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे एक तरफ वर्ष के बारे में, दूसरी तरफ हम लोग उसमें बात करेंगे अधिवर्षों की संख्या को लेकर। देखिए दोस्तों, अधिवर्ष का अगर हम लोग पता करेंगे तो बताइए भाग हम लोग किसका देंगे? 4 का। प्रथम 5 वर्ष में अगर मान लीजिए 5 में मैं 4 का भाग दूंगा तो बताइए कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 बार भाग जाएगा। इसका मतलब आपने कहा प्रथम 5 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या बताओ कितनी होगी? 1। प्रथम 10 वर्ष में 10 में 4 का भाग देंगे, बताओ कितनी बार जाएगा? 2 बार। प्रथम 20 वर्ष में 20 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? तो 4 पंजे 20, 5 बार। 25 में 6 बार। 50 में 12 बार। प्रथम 100 वर्ष में, अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, यहां पर आप लोग गलती करोगे। सबसे पहले आपने पढ़ा कि सर प्रथम 5 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है? 1। प्रथम 10 वर्ष में अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है? 2। प्रथम 20 वर्षों में अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है? 5, क्योंकि 20 में अगर 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार। इसी प्रकार 25 वर्षों में होती है 6, प्रथम 50 वर्षों में होती है 12। इस हिसाब से तो देखिए प्रथम 100 वर्षों की अगर आप लोग बात करोगे तो 12 को 2 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 24। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। इसका रीजन क्या हुआ? प्रथम 100 वर्ष है, 100 वर्ष में हम लोग 4 का भाग देंगे तो वैसे तो वो कितनी बार जाता है? 25 बार भाग जाता है, लेकिन 25 जो है वो हमारे लीप वर्षों की संख्या यहाँ पर नहीं हो सकती। आप कहोगे सर क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पीछे मैंने आपको पढ़ाया था और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर 100 की बात करूंगा मैं तो 100 का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारा शताब्दी होता है। क्या 100 के अंदर 400 का भाग पूरी बार जाता है क्या? तो आप कहोगे सर 100 के अंदर तो 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता, तो इसका मतलब ये हमारी लीप शताब्दी नहीं है। तो इस कारण 25 में से हम लोग क्या करेंगे? 1 को माइनस कर देंगे तो बताओ कितना बच जाएगा हमारे पास में? 24 बच जाएगा। तो आप लोग याद रखना प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 24 लीप वर्ष। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 2011 और 2021 के बीच में अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी। ध्यान से समझिएगा, आप लोग गलती कहाँ करोगे? देखो आप लोग गलती इस प्रकार से करोगे कि सर 2011 और 2021 है, इसका मतलब 2021 में से अगर 2011 को घटा दिया तो कितना बचा? 10, और 10 में 4 का भाग दिया तो बताओ कितनी बार जाएगा? 2 बार। जबकि ये हमारी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी गलती। सबसे बड़ी गलती क्यों हुई? हर कंडीशन में आपको इस चीज को लागू नहीं करना। जब इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाए, आपको 2 विशेष वर्ष दिए गए हो, ठीक है, और उनके बीच में अगर अधिवर्षों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एक को गिनकर पता करना पड़ेगा, वरना आप लोग गलती कर दोगे। गिनकर कैसे पता करोगे? 11 के बाद में 12 आता है तो आप कहोगे सर 2012 हमारा लीप वर्ष है, क्योंकि 2012 के अंदर 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो एक बात मुझे बताओ, एक हो जाएगा आपका 2012, 12 में 4 जोड़ा तो एक हो गया 2016, और 16 में 4 जोड़ा तो एक आ गया हमारा 2020। तो यहाँ से मैं बताओ क्या पता चला कि सर 11 के बाद में आएगा 12, 12 में 4 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20। इसका मतलब बताइए 2011 और 2021 के बीच अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 3 होगी। जबकि अगर इस गलत तरीके से कर दोगे तो आप किस पे टिक करोगे? 2 पे, जो आपका क्या होगा? गलत आंसर। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप लोग बिना कोई चिंता किए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, और अगर क्लास पसंद आ रही है, चैप्टर बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा है, तो आपको इसको लाइक करना है और अधिक से अधिक इसको शेयर करना है। ठीक है,
आपके लाइक और शेयर करने से हमारे को एक मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम लोग आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमने देखा कि सर प्रथम 100 वर्ष यानी स्टार्टिंग के 100 वर्ष, उनमें अधिवर्षों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है 100 में अगर मान लीजिए हम लोग किसका भाग दे बताओ, 4 का, तो वो जाता है 25 बार। 25 में से एक माइनस करेंगे तो बताओ कितना बचेगा? आप कहोगे सर 24। 24 क्यों आया? क्योंकि आपको मालूम है 100 की बात करते हैं तो 100 बताओ हमारा क्या होता है? शताब्दी है, और ये एक साधारण शताब्दी है। इस कारण ये 400 से क्या नहीं होती है? पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। प्रथम 200 वर्षों की बात करोगे तो 200 में अगर 4 का भाग देंगे तो 50 बार जाएगा। 50 में से 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि 2 साधारण शताब्दियाँ वहाँ पर घटेगी, तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 48। इसी प्रकार प्रथम 300 वर्ष, 300 में 4 का भाग देंगे तो वो जाएगा 75 बार। 75 में से 3 को घटाया तो बताइए वो कितना बचा? तो आपने कहा सर 72। प्रथम 100 वर्षों में अधिवर्ष यानी लीप वर्षों की संख्या होती है बच्चों 24। प्रथम 200 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 48। प्रथम 300 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या होती है 72। लेकिन अगर इसी प्रकार हम लोग बात करेंगे प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या, तो इस हिसाब से तो आपका कितना होना चाहिए? 96। लेकिन 96 में एक जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा हमारा? 97। पूछिए इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है क्योंकि 400 की अगर बात करोगे तो 400 होता है शताब्दी, और 400 में अगर 400 का भाग देंगे तो बताओ वो कितनी बार जाएगा? एक बार। इसका मतलब 400 हमारा लीप शताब्दी है। 400 हमारा अगर लीप शताब्दी है तो मान के चलिए 400 है, 400 में आपने 4 का भाग दिया तो बताइए वो कितनी बार गया? 100 बार गया। 100 में से 4 को माइनस करते हैं तो कितना आता है? 96। 96 के अंदर हमारे को क्या जोड़ना पड़ेगा? एक तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 97। क्यों? क्योंकि 400 में 400 का भाग पूरी बार जाता है, जो कि हमारा एक लीप शताब्दी है। ठीक है, तो याद रखना प्रथम 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी? 24। प्रथम 200 वर्षों में 48। प्रथम 300 वर्षों में 72। जबकि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या अगर हमारे से पूछेगा तो वो टोटल कितनी होगी? 97। इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखोगे। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करता हूं। कुछ आपके लिए छोटे छोटे यहाँ पर प्रश्न लेके आया हूं, और प्रश्न इस प्रकार से आप लोग जल्दी से पढ़िए और कोशिश कीजिए इनका सही जवाब देने की, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोग मुझे कि ये जो 2-3 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इनका सही जवाब क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि विषम बताना है, मतलब 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए। 4 ऑप्शन में से कोई 3 ऑप्शन तो आपके समान होंगे और एक ऑप्शन आपका ऐसा होगा जो विषम होगा, सबसे अलग होगा। उसका आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर चयन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए आपने कहा सर 1900 है शताब्दी, 1800 ये भी क्या है? शताब्दी। दोनों की अगर हम लोग बात करें तो 1900 शताब्दी है। 1900 में 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता। 1800 की बात करें तो 1800 भी शताब्दी, 1800 में भी 400 का भाग पूरी बार नहीं जाता। इसका मतलब ये तो हमारे कैसे हो गए बताओ? ये तो हो गए साधारण वर्ष। अब बात करेंगे 1882 की। 1882 के अंदर अगर हम लोग 4 का भाग देंगे तो वो भी पूरी बार नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा हो जाएगा? साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 3 तो साधारण वर्ष हो गए। अब बचा पहला, चेक करेंगे इसका क्या खेल है। आपने कहा सर 1992। अब देखो 4 से भाजकता का नियम बच्चों ये कहता है कोई भी संख्या हो, उस संख्या के जो लास्ट के यानी अंतिम 2 अंक है उनमें है ना आप लोग क्या करो? 4 का भाग दो। अगर लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग पूरी बार चला गया, इसका मतलब आप समझ लेना वो जो संख्या है वो पूरी संख्या 4 से क्या होगी? पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो 92 के अंदर अगर हम लोग 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, वो पूरी बार जाएगा। इसका मतलब पूरी बार जाएगा। तो बताओ ये हमारा कैसा हो जाएगा? लीप वर्ष हो गया। तो प्रश्न के अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और चारों ऑप्शनों में आपने देखा 3 तो हमारे थे कैसे? साधारण वर्ष, जबकि एक हमारा था कैसा? लीप वर्ष। तो हमारे से पूछा गया था विषम यानी सबसे अलग क्या है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? फाइनली करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। आपसे पूछा गया 2009 व 2019 के बीच में अधिवर्षों की संख्या कितनी है। तो मैंने कहा दो विशेष प्रकार के वर्ष अगर हमारे को दिए जाते हैं तो हम लोग एक एक को गिनेंगे, काउंट करेंगे, उसके हिसाब से पता लगाएंगे अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक है। 9 के बाद में आता है 10 साधारण वर्ष है, 11 भी साधारण वर्ष है, 2012। ठीक है, एक तो हो जाएगा आपका कितना बताओ 2012 में 4 जोड़ेंगे तो 2016 में 4 जोड़ेंगे तो 20 जो हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब 2009 व 2019 के बीच में बताओ लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी 2। तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा बताओ फाइनली करेक्ट आंसर। तीसरा प्रश्न है हमारा पहली शताब्दी का मतलब हो गया प्रथम 100 वर्ष। पहली शताब्दी में कुल अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी, 100 का मतलब होता है शताब्दी। तो ठीक है, इसका मतलब 100 में अगर 4 का भाग देंगे तो बताओ कितनी बार जाएगा 25 बार। 25 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24। 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि आपने कहा सर 100 तो शताब्दी है, शताब्दी में तो 400 का भाग जाना चाहिए, इसमें 400 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब ये तो साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो पहली शताब्दी में कुल अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी 24, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। लास्ट देखिए 2 चीजें आपके सामने और है। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने यहाँ पर निकल के आता है कि बताइए 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। इंपॉर्टेंट कीजिए आप लोग इस प्रश्न का और जल्दी से आप लोग मुझे जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि इस प्रश्न का यहाँ पर फाइनली जवाब क्या होगा। देखिए 100 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, सबको पता है। सर अगर हम लोग एक वर्ष की बात करें तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। ठीक है, 12 महीने होते हैं। अगर मान लीजिए वर्ष हमारा कैसा है लीप वर्ष और एक कैसा है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होगा वो कितने दिनों का होगा बताओ 28 दिनों का, जबकि लीप वर्ष के अंदर फरवरी का जो महीना होगा वो कितने दिनों का होगा, तो आप कहोगे क्या नाम से 29 दिनों का। ठीक है, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताइए, देखो प्रथम 100 वर्षों की अगर हम लोग बात करें, प्रथम 100 वर्षों की, तो प्रथम 100 वर्षों के अंदर आप लोग मुझे बताइए 29 तारीख कितनी बार आएगी 11 बार। ठीक है, तो हमें बताना था 400 वर्षों का 11 को गुणा करेंगे, देखो किससे 400 से, तो 11 चौक 44 यानी ये आ जाएगा 4400 बार। अब हमने पढ़ा कि सर प्रथम जो 400 वर्ष होते हैं, प्रथम 400 वर्षों के अंदर लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो हमने पढ़ा था 97 और इसके अंदर जुड़ेगा। तो 4400 के अंदर अगर हम लोग मान लीजिए 97 को जोड़ देंगे तो वो हमारे पास में निकल के आ जाएगा 4497। इसका मतलब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा फाइनली करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखना 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है, तो आप कहोगे सर 4497 बार क्या आती है हमारे पास में 29 तारीख आती है। प्रथम 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी 11 बार, तो प्रथम 400 वर्षों में आ जाएगी 4400 बार। इसमें अलग से जोड़ना पड़ेगा हमारे को 97, क्योंकि प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे सर 97 होती है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और छोटा सा टॉपिक है आपके सामने कि विषम दिन का मतलब क्या होता है। विषम दिन को देखो बच्चों अतिरिक्त दिन के नाम से भी जाना जाता है। दिनों की जो संख्या होती है उस दिनों की संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, और दिनों की संख्या में 7 का भाग देने पर जो आपके पास में शेष बच जाएगा, बताइए उसे ही क्या नाम से जाना जाएगा, तो आप कहोगे विषम दिन यानी अतिरिक्त दिन के नाम से उसे जाना
जाता है। तो सिंपल सी बात है, जितने दिनों की संख्या आपके पास में दी जाती है, दिनों की संख्या में आप लोग क्या कीजिए, 7 का भाग दीजिए। 7 का भाग देने पर जितना आपके पास में शेष बचेगा, वो बचा हुआ शेष विषम दिन यानी अतिरिक्त दिन, जिसे ऑड डेज के नाम से जाना जाता है, उसके नाम से जाना जाएगा। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि हमारे पास में दिनों की संख्या है, सपोज कीजिए 57। 57 में 7 का भाग देंगे तो आपको पता है कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्योंकि 7 × 8 = 56, 56 को 57 में से घटाएंगे तो बताओ एक क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो एक जो हमारा शेष बचेगा ना, वही बताओ किस नाम से जाना जाएगा, विषम दिन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हम लोग आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर विराम देंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी कैलेंडर को लेकर, उसमें हम लोग इसके बाद वाली चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के यहाँ पर कैलेंडर से प्रश्न पूछे गए। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए और तब तक के लिए सभी आप प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।